जहां एक तरफ खबर ये आ रही है कि ईरान ने इजरायली जासूसी हेडक्वार्टर को बम से उड़ाया, क्या पीएम नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आयोवा कोकस, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है। क्या है इस जीत के मायने? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा कोकस में निर्णायक रूप से जीत हासिल कर ली है और 2024 में व्हाइट हाउस के रेस में फिर से जीतने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अपनी उम्मीदवारी को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूनाइटेड नेशंस में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को आसानी से हरा दिया, जिससे वो राष्ट्रपति पद के लिए लगातार तीसरी बार नामांकन हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। आयोवा कोकस को एक तरफा जीतने का मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा लोकप्रिय कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कोई और नहीं है। आयोवा कोकस में मतदान के लिए भारी संख्या में रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स जुटे थे और आखिरी आंकड़ों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 55,838 वोट हासिल हुए, जिसके आधार पर उन्होंने 20 डेलीगेट्स को जीता। वहीं रॉन डिसेंटिस को 23,175 वोट मिले और उन्होंने 8 डेलीगेट्स को जीता, जबकि निकी हेली तीसरे स्थान पर रही 20,809 वोटों के साथ 7 डेलीगेट्स को जीता। विवेक रामास्वामी, जिन्होंने काफी आक्रामकता के साथ अपना चुनावी अभियान चलाया था, उन्हें आयोवा कोकस में 8,359 वोट मिले। उन्होंने 3 डेलीगेट्स को जीता। बायोटेक स्टार्टअप के संस्थापक विवेक रामास्वामी, जिन्होंने 3 डेलीगेट्स को जीता, उन्होंने नतीजे आते ही घोषणा की कि वो अपना राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन सस्पेंड कर रहे हैं और अब वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेंगे। ट्रंप की शानदार जीत रिपब्लिकन पार्टी पर उनके निरंतर प्रभुत्व की ओर इशारा करती है। भले ही उन्हें 4 आपराधिक अभियोगों सहित बढ़ते कानूनी संकट का सामना करना पड़ रहा हो। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क में अदालत में पेश होने की उम्मीद है, क्योंकि जूरी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उन्हें उस लेखक को अतिरिक्त हर्जाना देना चाहिए जिसने उनके खिलाफ केस करा है। लेकिन आयोवा कोकस से साबित हो गया कि ट्रंप की कानूनी चुनौतियों ने रिपब्लिकन पार्टी के बीच उनके समर्थन को कम नहीं किया है। ज्यादातर रिपब्लिकन उनके खिलाफ मामलों को राजनीति से प्रेरित मानते हैं। हालांकि इन सब के बाद भी आयोवा राज्य रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अच्छा नहीं रहा है। आयोवा राज्य जीतने वाले आखिरी राष्ट्रपति उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जिन्होंने 2000 में आयोवा राज्य में जीत हासिल की। आयोवा कोकस से पहले ही सर्वेक्षण रिपोर्टों से साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं और अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे चल रहे हैं। आयोवा में कई रिपब्लिकन मतदाताओं ने अर्थव्यवस्था, दक्षिण सीमा पर शरणार्थियों और प्रवासियों के रिकॉर्ड स्तर के आगमन, वैश्विक अस्थिरता के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रंप को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में चुना है। क्या है आयोवा कोकस? कोकस और प्राइमरीज 2 तरीके हैं जिनसे रिपब्लिकन और गवर्निंग डेमोक्रेट अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। ज्यादातर अमेरिकी राज्यों में प्राइमरीज होती है, जबकि आयोवा जैसे कुछ पारंपरिक रिपब्लिकन राज्यों में प्रतिनिधियों का चुनाव के लिए कॉकस आयोजित किया जाता है। कॉकस और प्राइमरीज में चुने गए प्रतिनिधि सम्मेलन में मतदान करते हैं। आयोवा कॉकस आयोवा राज्य में प्रत्येक पार्टियों के मतदाताओं के बीच व्यक्तिगत बैठक है। वे प्राइमरीज के समान है, सिवाय इसके वे राज्य के बजाय पार्टियों द्वारा चलाए जाते हैं। समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदवारों की ओर से सार्वजनिक भाषण दिए जाते हैं। रजिस्टर्ड रिपब्लिकन कार्यकर्ता सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। डाक से वोट डालने की इजाजत नहीं होती है। फिर वोटों का मिलान किया जाता है और कुछ घंटों में विजेताओं की घोषणा की जाती है। पंजीकृत रिपब्लिकन मतदाता जो आयोवा के कानूनी निवासी होते हैं, कॉकस के शुरू होने से 2 घंटे पहले कॉकस परिसर में इकट्ठा होते हैं। आयोवा में कुल मिलाकर 1600 ऐसे स्थान हैं जहां पर रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता वोटिंग करते हैं और ये स्थान सार्वजनिक, सामुदायिक केंद्र, चर्च और स्कूल के भवन होते हैं। जो लोग रजिस्टर्ड मतदाता या रजिस्टर्ड रिपब्लिकन नहीं है वो भी भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें परिसर में ही पंजीकरण कराना होता है।
आयोवा कोकस कितना महत्वपूर्ण है? अगर सिर्फ संख्या के लिहाज से देखें तो आयोवा कोकस से ये तय नहीं होता है कि रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि आयोवा कोकस को सिर्फ 40 डेलीगेट्स ही आवंटित किए गए हैं, जो कुल डेलीगेट्स का 1.6% है। लेकिन आयोवा कोकस इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे राज्यों में काफी होता है। यहाँ जीते हुए उम्मीदवार को एक बेहतरीन स्टार्ट मिल जाता है। 2008 में माइक हुकाबी, 2012 में रॉन पॉल और 2016 में टेड क्रूज ने रिपब्लिकन कॉकस जीता था, लेकिन उनमें से किसी भी पार्टी की प्राथमिक दौड़ नहीं थी। उन वर्षों में राष्ट्रपति चुनाव में जॉन मैकेन, मिट रोमनी और डोनाल्ड ट्रंप ने जीओपी का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पीट बुटिजेग डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आयोवा कॉकस जीता था, लेकिन अंत में जो बाइडेन ने पार्टी की तरफ से नामांकन रेस जीता था। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है आखिर अंत में। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजराइल के जासूसी मुख्यालय पर हमला किया है। ईरान की राज्य मीडिया ने सोमवार देर रात रिपोर्ट दी, उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में भी हमला किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल और फलस्तीन इस्लामी समूह हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से पूरे मध्य पूर्व में फैले संघर्ष के बढ़ने की चिंताओं के बीच ये हमले हुए हैं। इसमें ईरान के सहयोगी भी लेबनान, सीरिया, इराक, यमन से युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि जायोनी शासन के हालिया अत्याचारों के जवाब में, जिसके कारण गार्ड्स और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के कमांडरों की हत्या हुई, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मुख्य मोसाद जासूसी मुख्यालयों में से एक को बैलिस्टिक मिसाइल से नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, ये हमले उस वक्त किए गए हैं जब पिछले महीने सीरिया में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई और ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। मरने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सदस्यों में एक वरिष्ठ कमांडर भी शामिल था, जो सीरिया में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर चुका है। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों द्वारा इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले और उसके बाद गाजा और लेबनान में इजरायली बमबारी अभियान के बाद से लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के 130 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। हालांकि इराकी कुर्द प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी ने एरबिल पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए कहा कि कुर्द लोगों के खिलाफ ये एक अपराध है। कुर्दिस्तान सरकार की सुरक्षा परिषद ने एक बयान में ईरानी हमले को अपराध बताते हुए कहा कि एरबिल पर हमलों से कम 4 नागरिक मारे गए हैं, 6 घायल हो गए हैं। इराकी सुरक्षा और चिकित्सा सूत्रों का कहना है कि मृतकों में करोड़पति कुर्द व्यवसायी पेशराव डियाजी और उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं, जब एक रॉकेट उनके घर पर गिरा जिसमें सभी की मौत हो गई। डियाजी, जो सत्तारूढ़ बरजानी कबीले के करीबी थे, उनके पास ऐसे व्यवसाय थे जो कुर्दिस्तान में प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं। कहा जा रहा है कि एक रॉकेट एक वरिष्ठ कुर्द खुफिया अधिकारी के घर पर और दूसरा कुर्द खुफिया केंद्र पर गिरा था। वहीं ईरानी हमले के बाद फिलहाल इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मानी गई है, लेकिन अगर ये हमला इजराइल के लिए था तो ये काफी बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि इरबिल हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को रोक दिया गया है। ईरान ने अतीत में इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र पर हमले किए और ईरान ने अपने हमलों को ये कहकर बचाव किया कि इस क्षेत्र का उपयोग ईरानी अलगाववादी समूहों के साथ साथ उसके कट्टर दुश्मन इजराइल के एजेंटों के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।